स्वागत है आपका एक बार फिर से रायसीना फायरसाइड चैट में। मैं हूं नगमा, मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। आज रायसीना डायलॉग 2022 का आखिरी दिन है और इन 2 दिनों में, बल्कि 2.5 दिनों में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारा संवाद, और उम्मीद ये है कि इसमें से आगे जो विश्व की राह होगी इस महामारी और युद्ध तमाम के बीच, उसका कुछ आभास होगा। तो अब आज जो अहम चर्चा हुई है, सबसे पहले संजय जी मैं आपसे इस बात की शुरुआत करना चाहती हूँ कि कल भी बहुत सारी अहम बातचीत हुई थी, आज भी बहुत सारे अहम सेशंस थे, उसमें काफ़ी बातचीत हुई है पर्यावरण पे, क्लाइमेट पे, COP27 के लिए भारत की तैयारी, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी बात हुई हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे जोड़ने के लिए एक तरह से खड़ी हुई थी। लेकिन पिछले दिनों ये दिखा, खास करके युद्ध के टकराव के दौरान, कि टेक्नोलॉजी और विभाजित कर रही है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या बड़ी चर्चाएं निकल के आई हैं आज? जो प्रमुख चर्चाएं आज नगमा जी हुई हैं, उनमें मुख्यतः एक तो जैसा आपने खुद ही कहा, जो जियोपॉलिटिक्स है, एक तरफ टेक्नोलॉजी का, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज का, और इनके अंतर्गत जो विवाद चल रहे हैं सारे, चाहे यूक्रेन में विवाद हो, चाहे अफ़गानिस्तान की स्थिति हो, इन सब को लेकर के क्या स्थिति उभरती है, लोग कैसे जो अलायंसेस बन रही हैं या टूट रही हैं, वो किस तरफ जाएंगी, क्या भविष्य है, इस बारे में चर्चा हुई। तो सबसे पहले आपने मुझसे पूछा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चिंता दर्शाई गई मेरे ख्याल से वो ये थी कि टेक्नोलॉजी का जो एक पूरा जो दुनिया है उसमें विभाजन हो रहा है, और ये विभाजन की चिंता सबको है। और ये बात भारत ने नहीं उठाई, किसी और ने उठाई, जापानियों की तरफ से उठाई गई कि जो ये एक चाइना टेक और यूएस टेक का विवाद शुरू हो रहा है, स्टैंडर्ड्स के बारे में जो लड़ाई शुरू हो रही है, और एक तरीके से पूरा जो एक टेक्नोस्फीयर है, जो अब तक जो एक कारण था दुनिया भर में इनोवेशन का, जिसकी वजह से ये पूरी सारी दुनिया भर की सप्लाई चेन्स बनी थी, उनमें विभाजन हो करके कहीं ऐसे ना हो कि जो ईस्ट वेस्ट की लड़ाई, जो कोल्ड वॉर यूक्रेन में शुरू हुआ है, उससे इसको और बल मिले और ये पूरी दुनिया 2 खेमों में विभाजित होकर के एक बाइपोलर वर्ल्ड फिर से बना दे। और टेक्नोलॉजी का बाइपोलर वर्ल्ड कैसे चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सबको जोड़ते आ रही है, पूरी दुनिया को उसने एक किया हुआ था, जब उसमें ही विभाजन हो जाए, स्टैंडर्ड्स बराबर नहीं रहे। तो ये चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग रही, और इसमें एक प्रस्ताव जो आया वो ये प्रस्ताव था कि एक तरफ तो ठीक है चाइना टेक की बात हो रही है। चाइना टेक क्या है? चाइना टेक है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों के विरुद्ध कैसे किया जाए, उन पर निगरानी रखने के लिए, उनकी जीवन शैली कंट्रोल करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं उस पर निगाह रखने के लिए। तो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर एक टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो वास्तव में डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उस पर जो नियंत्रण है वो वास्तव में कुछ बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज का हो गया है, और जो उनका मॉडल है, जो उनका बिजनेस मॉडल है, वो एडवर्टाइजमेंट पर बेस्ड है, और उसमें जो है आपका मेरा जितना डेटा है, जितनी इंफॉर्मेशन है, उसका दुरुपयोग करके सिर्फ एक ही ध्येय रहता है कि कैसे इससे पैसा कमाया जाए। तो इसको सर्वेलेंस कैपिटलिज्म कहा जाता है कि निगरानी आपकी हो रही है, सरकार नहीं कर रही है, लेकिन साबुन बेचने वाली कंपनी कर रही है, ट्रैवल एजेंट्स कर रहे हैं, और ये सब डेटा बेच करके एक आपको सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग का टारगेट बनाया गया है कि कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा करके पैसा वसूला जाए। तो ये जो 2 प्रकार की दुनियाएं हैं, इन दोनों के अलावा भी क्या कोई दुनिया हो सकती है, चाहे कि चाइना टेक और जो यूएस टेक है? तीसरा रास्ता क्या है? तो भारत की तरफ से सुझाया गया कि यहाँ रास्ता हो सकता है एक ओपन टेक पर डेवलप करके। जिस प्रकार से भारत ने कई सारे प्लेटफॉर्म्स का आज तक निर्माण किया है, जिनमें आज डिजिटल आइडेंटिफिकेशन भी है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम्स भी हैं जो कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ये सब ओपन सोर्स पर डेवलप करके सबका इस पर, सब देशों का इस पर समान अधिकार हो, सब लोगों का अपने डेटा पर अधिकार हो। और यही पहल यूरोप की तरफ से हो रही है। जो यूरोप का जीडीपीआर है, जीडीपीआर भी यही कोशिश करता है कि हर व्यक्ति का डेटा उसका अपना डेटा हो, और उसका पूरा अधिकार हो कि उसका कैसे उपयोग हो और कैसे दुरुपयोग उसका रोका जाए। तो ये जो रेगुलेटरी सिस्टम बन रहा है, क्या जो यूरोप का जीडीपीआर का रेगुलेटरी सिस्टम है, जो आज कई जो डेमोक्रेटिक देश हैं वो अपनाने की फिराक में हैं,
भारत में भी चर्चाएं चल रही है, भारत की भी जो डेटा लॉज बन रहे हैं वो काफ़ी हद तक GDPR पर आधारित हैं। तो क्या एक रास्ता बन सकता है कि भारत हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कई सारे ऐसे देश हैं जो मिल करके एक तीसरा राह बना सकते हैं। और आपने ये तो नोटिस किया ही था, हमने कल चर्चा की थी कि EU यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है जिसमें टेक्नोलॉजी एक उसका अहम मुद्दा है, जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल स्थापित किया गया है। तो क्या ये राह बन सकता है एक ऐसे तीसरे रास्ते की तरफ जो वास्तव में दुनिया को फिर से जोड़े, बांटे नहीं। ये जो चाइना टेक और US टेक का झगड़ा चल रहा है, इससे आगे बढ़ करके ओपन टेक की एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जो इस सबसे ऊपर हो, जो ना शासन के हाथ में हो, ना किसी अथॉरिटेटिव नेता के हाथ में हो, लेकिन ऐसे ना किसी कंपनी के कंट्रोल में हो। जिस प्रकार से फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर सारा आपका डेटा इस्तेमाल करके आज ट्विटर डिसाइड करता है कि आपको आवाज़ दी जाए कि नहीं दी जाए, आपका मुंह बंद कर दिया जाए, आपको ब्लॉक कर दिया जाए। सरकार डिसाइड नहीं करती है, ट्विटर डिसाइड करता है। तो ये जो एक विषमताएं आ गई हैं डेटा वर्ल्ड में, इनसे कैसे बाहर निजात पाई जाए, तो ये चर्चाएं हुई हैं। जी, तो ये एक बहुत अहम चर्चा है क्योंकि ऐसे दुनिया में हम हैं जहाँ अपने पहले, मुझे याद है कि जब पिछला रायसीना डायलॉग उसके पहले हुआ था तब भी US टेक और चाइना टेक पर बहुत चर्चा हुई थी और अब एक ओपन टेक इसका प्रस्ताव है। तो ये एक बड़ा विचार निकल कर आया है जिसके ऊपर बात आगे बढ़ेगी। जो वित्तीय ढांचा है दुनिया का, उसमें भी टेक्नोलॉजी ने बहुत बदलाव लाए हैं, खास करके पैंडेमिक के दौरान। और उसमें चिंता भी ये है कि किस तरह के डिस्रप्शंस रहे हैं और क्या कर सकती है इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलके एक तरह से ग्लोबल सेफ्टी नेट्स जो हैं, डिजिटल ग्लोबल सेफ्टी नेट, उसको विकसित करने के लिए। जी हाँ। तो देखिए, जहाँ तक ग्लोबल सेफ्टी नेट्स का सवाल है, चाहे वो हेल्थ के हिसाब से हैं, सिर्फ प्रश्न जो चर्चा हुई है वही लौट करके आता है कि एक तरफ डेटा, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी अच्छी हम हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उतना अच्छा हमारा नॉलेज सिस्टम बन सकता है। पर ये डेटा किसकी संपत्ति होनी चाहिए, कैसे इसका उपयोग होना चाहिए, तो इसमें भी विवाद है। क्या कंपनीज अपना डेटा शेयर करेंगी? वास्तव में कंपनीज अपना डेटा शेयर करने को तैयार नहीं होती हैं क्योंकि उसमें उन्होंने वैल्यू ऐड किया है। तो ये जो चर्चा है वो रेगुलेटर्स और कंपनीज के बीच में होनी अत्यंत आवश्यक है। पब्लिक डोमेन का जो डेटा है वो एनोनिमाइज करके, उसके मार्कर्स हटा करके, जो डेटा मार्कर्स हैं कि ये डेटा आपका है, मेरा है, नगमा का है कि संजय जोशी का है, वो मार्कर हटा करके शायद शेयर किया जा सकता है। लेकिन ये पब्लिक डोमेन डेटा के लिए हो सकता है जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत बनाया जाए। लेकिन जो कंपनीज डेटा इकट्ठा करती हैं, कई सारी हेल्थ सेक्टर में कंपनीज हैं, और पैंडेमिक के दौरान तो हमने देखा कि भारी एक्सप्लोजन हुआ है हेल्थ सेक्टर में और इसको गति मिली है। तो ये एक विशेष क्षेत्र है जिसके बारे में विचार करना होगा और कंपनीज के सहयोग से इसमें कोई ना कोई आगे का रास्ता निकालना होगा कि कैसे जो टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी है लोगों की भलाई करने के लिए, हेल्थ के लिए, उसका उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। तो ये आने वाले समय के लिए बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज है जिसमें अभी और चर्चा होना आवश्यक है। जी, और जब इस पूरी महामारी के दौरान दुनिया ने जो देखा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है उसकी कमजोरी क्या है वो सामने आई, इस पे भी चर्चा हुई होगी कि आखिर इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हेल्थ की हैं या फूड सिक्योरिटी की हैं, उनको इस तरह का खतरा ना हो जैसा इस दौरान दिखाई दिया। वहाँ पर देखिए कैसे सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई किया जाए। जहाँ तक रीशोरिंग का सवाल है, रीशोरिंग को कैसे सशक्त बनाया जाए, कई चीज़ों में ऑल्टरनेटिव्स रहें। ऐसा नहीं हो कि हमारी सप्लाई चेन्स सिर्फ एक ही ज्योग्राफी पर आधारित हो जाएं। सप्लाई चेन्स में डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। जब भी हम किसी भी चीज़ की सुरक्षा की बात करते हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, चाहे हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, या हम रेयर अर्थ के सप्लाई की सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर वो सारा जो बेस मटेरियल है, चाहे फूड है, चाहे एनर्जी है, चाहे रेयर अर्थ हैं, अगर एक ही सोर्स से आएंगे तो वो इनसिक्योर तो रहेंगे। तो कैसे इन सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई किया जाए और ऐसी स्थिति ना बने जैसा कि हमने पैंडेमिक के दौरान देखा कि सब चीज़ें, गंगा सब एक ही उसका स्रोत रहे और अगर वहाँ से स्रोत बंद हो जाए तो लोगों को पानी पीने तक को ना मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी के विपुल स्रोत होने चाहिए, बहुत सारे स्रोत होने चाहिए, खाने के बहुत स्रोत होने चाहिए। तो आज भी देखिए हम क्या देख रहे हैं, एक सैंक्शंस हमने रूस पर लगाए, यूक्रेन पर लगाए, तो तुरंत फर्टिलाइजर पर समस्या आ गई,
एनर्जी प्राइसेस पर समस्या आ गई। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है हर सप्लाई चेन का। और ये डिसरप्शन किसी भी वजह से हो सकता है, युद्ध की वजह से हो सकता है, आज हम देख रहे हैं सैंक्शन की वजह से हो रहा है, या फिर पैंडेमिक आ सकता है। तो इन सप्लाई चेन्स को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, उसके बारे में चर्चा एक बहुत अहम मुद्दा थी। सैंक्शंस की आपने बात की, प्रतिबंधों पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि प्रतिबंध बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं यूक्रेन और रूस, या रूस और पश्चिम का जो टकराव है उस दौरान इसको एक हथियार बनाया गया है, बल्कि टेक्नोलॉजी हथियार बन रही है, तमाम ही चीज़ों का वेपनाइजेशन जो है वो हो रहा है। तो इन प्रतिबंधों को लेकर क्या पश्चिम की तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से क्या सुझाव हैं? देखिए, अगर जो बात चर्चा होकर के आई बार बार, यही आई कि अगर हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, तो जो ये नए वेपन्स हम लोग बनाते आ रहे हैं, चाहे वो सैंक्शंस का वेपन है। देखिए, सैंक्शंस का वेपन एक ऐसा अस्त्र है जो कि उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लगाइए कहीं, लगता कहीं और है, जो चला रहा है उसको पहले लग जाता है कई बार, और जिनका उस कॉन्फ्लिक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। आप सैंक्शंस लगा रहे हैं रूस पर, उसका असर हो रहा है ब्राज़ील पर, अफ्रीका पर, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कीमतें बहुत महंगी हो रही हैं। तो ये जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम हैं, उन जो मासूम लोग इसमें फंस रहे हैं, सिर्फ यूक्रेन के लोग नहीं फंस रहे हैं, कई अन्य लोग, देशों के मासूम लोग इसमें फंस रहे हैं जिनका इस युद्ध से लेना देना ही नहीं है। और कई, अगर सही मायने में देखिए तो रूस की विशाल जनता, उनका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा असर उन पे होता है, पुतिन पे हो या ना हो, या पुतिन के जनरल्स पर हो या ना हो, पुतिन की सिक्योरिटी सर्विस पर हो या ना हो, लेकिन मासूम रूसी पर इसका असर ज़रूर होता है। तो सैंक्शंस का उपयोग कैसे होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, उसी प्रकार से जो नए टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, इसके बारे में अगर हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं तो नियम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो एक अहम मुद्दा है अगर हम वास्तव में एक वापस जाना चाहते हैं एक ग्लोबलाइज्ड कम्युनिटी की तरफ। जी, अब जो नए रिश्ते बन रहे हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी, और किस तरह की नए संबंध बनते हैं, उन पे भी चर्चा हुई है। इसके अलावा पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, और भारत की तरफ से कि आपकी बातचीत हुई मंत्री से भी, पर्यावरण मंत्री से, तो क्या बड़ा विजन एक तो दिख रहा है भारत का COP27 की तैयारी में, और दूसरी जो कार्बन टैक्सिंग की बात है, जो अमीर और गरीब देशों के बीच में फासला है इसको लेकर, उसके ऊपर क्या कोई सहमति या कोई विचार ऐसा नया है कि किस तरह से हम एक इक्विटेबल कार्बन प्राइसिंग करें? देखिए, जो अहम बात निकल करके आई कि चाहे कुछ भी हो, क्लाइमेट चेंज की समस्या सबके लिए एक कॉमन समस्या है। हर व्यक्ति से प्रभावित होता है, हर देश से प्रभावित होता है, और एक ऐसी समस्या नहीं है जो कि किसी बॉर्डर तक सीमित है। तो सब देशों में समान रूप से इस पर कार्य होना चाहिए, और एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हुए। तो जो एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक आइडिया है कि अभी तक का जितना एक्यूमुलेटेड कार्बन है वो इकट्ठा हुआ है, उसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, कुछ देश जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो वहाँ से क्लाइमेट फाइनेंस का फ्लो, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी का फ्लो ऐसे देशों की तरफ जिनकी जिम्मेदारी कम है, बहुत कम है उनके मुकाबले में, तो वो एक मैकेनिज्म तो स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। जिसको जो इस स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी जिम्मेदारी है, वहन करनी पड़ेगी। तो उस जिम्मेदारी के वहन में ज़रूर कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि नेगोशिएशंस के थ्रू, जिसमें कोई समाधान निकालना ज़रूरी है। और मुख्य मुद्दे जो आते हैं, बार बार दो आते हैं। एक आता है फाइनेंस का मुद्दा कि कैसे फाइनेंस किया जाए, ना सिर्फ मिटिगेशन के लिए, ना सिर्फ कार्बन एमिशंस रोकने के लिए, लेकिन कार्बन जो अभी तक वायुमंडल में फैला हुआ है उसकी वजह से जो हाहाकार मचा हुआ है, जो एटमॉस्फेरिक घटनाएं हो रही हैं, तूफान आ रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा अडेप्टेशन का कंपोनेंट है। तो वो अडेप्टेशन का कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा कौन वहन करता है? छोटे छोटे आइलैंड्स में रहने वाले लोग या तटों पर रहने वाले लोग जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, जिनका खुद का कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। अगर आप देखें, उन्होंने कोई कार्बन एमिट नहीं किए, लेकिन वो विक्टिम बन रहे हैं। फिर ऐसे विक्टिम बन रहे हैं, मासूम हैं, जो किसी और की करनी भुगत रहे हैं। सैंक्शंस में भी ये हो रहा है, करनी किसी और की है, भुगत कोई और रहा है। ऐसे ही क्लाइमेट में भी हो रहा है। तो समग्र रूप से इन निगोशिएशंस के दौरान उनकी आवाज़ आगे रखना बहुत ज़रूरी है,
तो मैसेज बहुत साफ था मंत्री जी का कि भारत देखिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगा, जितने भारत ने कमिटमेंट किए हैं उससे ज़्यादा करेगा, कम नहीं करेगा, और अब तक करता आ रहा है। अकेला G20 देश है जिसने अपने सारे कमिटमेंट्स पेरिस वाले आज तक पूरे किए हैं और आगे के लिए भी डिक्लेयर किया कि वो क्या करने जा रहा है। तो भारत रिस्पॉन्सिबल है, एक रिस्पॉन्सिबल देश है, और डेवलप नेशंस की जो आवाज़ है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनके मद्देनज़र कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया जाए, उसमें भारत काम करने को सबके साथ तैयार है, तत्पर है और सबसे आगे है। जी, और आखिर में इस रायसीना डायलॉग 2022 का एक तरह से समापन हुआ। अब उसमें एक बात जो भारत की यूनिक स्थिति है दुनिया भर में, भारत की ज़रूरत, भारत की अहमियत जो बनी हुई है, इस पे भी एक पैनल है जिस पे काफ़ी दिलचस्प चर्चा हुई है। तो उसमें से क्या ऐसे बातें सामने आई कि भारत की जो यूनिक स्थिति है किस वजह से है, कितनी ज़रूरत है भारत की दुनिया को? जी हाँ, अब इंडिया एट 75 नाम का पैनल था कि भारत 75 साल पुराना, अब एक यंग में कहूँगा, क्योंकि एक राष्ट्र के लिए 75 साल कुछ नहीं होते। 75 साल यंग एक देश है और डेमोग्राफिकली भी एक यंग देश है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जो यंग आबादी है, यूथ की आबादी है, वो रहती है। तो ज़्यादातर जो बात होती है कि जब कोई देश उभरता है और शक्तिशाली बनता है, कोई भी बड़ा देश, और भारत दुनिया का पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 2 पर है और जब कुछ ही सालों में नंबर 1 पर हो जाएगा, तो जब ऐसा कोई बड़ा देश हिस्टोरिकली अगर आप देखें वो कदम आगे बढ़ाता है तो ग्लोबल ऑर्डर डिस्टेबलाइज होता है। चीन के आगे बढ़ने से ऐसा हुआ, हमने देखा कि कैसे ग्लोबल ऑर्डर डिस्टेबलाइज हुआ जब चीन ने आगे तेजी से बढ़ना शुरू किया, और आज वही सबसे बड़ा खतरा हो रहा है। तो जो भारत की सबसे बड़ी बात है और जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है कि भारत के विकास से, भारत के उदय से कोई देश थ्रेटन नहीं होता, कोई देश डरता नहीं है। तो भारत एक अलग स्थिति में है जो एक ऐसा एक प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है कि देश उन्नति कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सशक्त बन सकते हैं बिना किसी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाए। तो इसलिए भारत एक सेंट्रल पोजीशन लेता है वर्ल्ड ऑर्डर में, और चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे आज हम बात कर रहे हैं एक तीसरा रास्ता जहाँ ओपन सॉफ्टवेयर पर हम नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, और भारत खुद अपने में बहुत सशक्त टेक्नोलॉजिकल नेशन है, यहाँ की जो IT सेक्टर है बहुत मजबूत है। तो ऐसे भारत को का जो एक देश है उसके बिना दुनिया का काम चल ही नहीं सकता। तो भारत सेंट्रल बन जाता है, इसीलिए रायसीना डायलॉग यहाँ होता है और इतना सक्सेसफुल होता है। भारत की अहमियत जो बनी हुई है दुनिया के लिए, वो क्यों है, कितना महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हुई और बहुत दिलचस्प ये चर्चा थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, इसका सार हमें समझाने के लिए कि रायसीना डायलॉग 2022 में क्या मुख्य चर्चाएं हुई हैं, क्या बड़े विचार निकल कर सामने आए हैं। धन्यवाद आपका।